निश्चय ही स्थिति के जो बन रही थी कोरोना से संबंधित, उसको देखते हुए कुछ बंदिशें लगानी पड़ी हैं। और इन बंदिशों का अगर हम अनुपालना देखें तो काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। जो भी हमें रिपोर्ट्स ज़िला प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, उससे स्पष्ट है कि लोगों में भी अब एक तरह से जागरूकता आई है कि अगर हमने कोविड की इस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है तो हमें दूरी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और अपने जो थोड़ा सा प्रिकॉशंस जो भी इससे संबंधित हैं वो लेने पड़ेंगे। तो अभी मैं तो यही आशा करता हूँ कि जैसे आज अभी तक की रिपोर्ट्स है, अगले 6-7 दिन जब तक हमारा ये रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं तब तक लोग इसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, ताकि हमें इसमें अपना जो एक ऑब्जेक्टिव है इस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने का, उसमें सफलता मिल सके। सर, अभी के जो हालात हैं, आपको क्या लग रहा है कि पीक कब तक आ सकता है? उसके लिए तैयार कितना है? अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है, हिमाचल प्रदेश उससे निपटने के लिए तैयार है? क्या सर ये भी माना जाए कि हम लोग जो तीसरी दौर की बात कर रहे हैं दुनिया में, देश दुनिया में, उसकी भी हमारी तैयारी है क्या? दो चीज़ें हैं। पहले तो ये एक ऐसा पैंडमिक है जिसके बारे में बहुत से एक्सपर्ट्स बहुत बारी गलत साबित हुए हैं। उसको प्रेडिक्ट करना कि इसकी पीक आ गई है अभी उचित नहीं होगा। ये तो डेटा ही बताएगा। जब तक कंसिस्टेंटली 8-10 दिन हमें डिक्लाइन नज़र नहीं आता है तब तक हम नहीं कह सकते कि हमने पीक पार कर ली है या स्टेबल रहता है, क्योंकि हमने बहुत बारी देखा है कि डेली वेरिएशन थोड़ी बहुत इसमें आती रहती हैं। और उसका एक कारण खैर ये भी हो सकता है कि कई बारी टेस्टिंग के रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, तो इस वजह से उस समय लगता है कि शायद कम है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी हम पीक की ओर जा रहे हैं और ये जब तक स्थिति संभलती नहीं है तब तक हम सबको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की हैं, चाहे वो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हैं, उसका सभी लोग अच्छी तरह से पालन करेंगे ताकि हम इसमें सफल हो सकें। सर हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य है जहाँ एजुकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी मजबूत है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स ऑल्सो, लेकिन मोर्टेलिटी रेट हमारा, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिविटी रेट भी ज़्यादा है। क्या इसको लेके भी कुछ फाइंडिंग आई है कि क्या वजह रही होगी जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा है और हमारा केस फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी हाई है। दुर्भाग्य से इस समय हम जो नेशनल एवरेज है उससे शायद थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं दोनों में। और इसके जो मुख्य कारण है, मुझे लग रहा है, एक तो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी जो लोगों में आ गई थी फर्स्ट वेव के बाद, और एक ये कुछ धारणा, एक चाहे वो गलत धारणा ही है कि ये मुझे नहीं होगा। एक लोगों में एक इस प्रकार की धारणा होती है ये दूसरे को होने वाली बीमारी है, मुझे नहीं होती है। और जो हमने देखा है, जहाँ तक सामाजिक फंक्शंस हैं या कल्चरल फंक्शंस हैं, चोरी छुपे अनफॉर्चुनेटली वो बहुत समय तक होते रहे, जिस वजह से सरकार को बंदिशें लगानी पड़ी हैं। और हम तो अब यही अपेक्षा करते हैं कि लोग उनका बंदिशों का बिल्कुल पालन करेंगे ताकि ये स्थिति को हम संभाल सकें। और जहाँ तक आपने कहा थर्ड वेव की तैयारियाँ, तो थर्ड वेव की हमने सोचना शुरू कर दिया है। उसमें ऑलरेडी हमारा दो टू प्रोंग्ड अप्रोच है। एक तो यह है कि हम इमीडिएट क्राइसिस से डील कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स की इशू है, स्टाफ फटीग आ गया है तो एडिशनल स्टाफ डिप्लॉय करने वाली बात है, और एक्सेसरीज होती हैं हमारे आईसीयूज़ में, जैसे उनका प्रबंध करना है। तो वो उसकी ओर तो हम निश्चय ही ध्यान दे रहे हैं। और हमने इसके लिए विशेष उप समितियाँ भी बनाई हैं। हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम्स को बनाकर, जो ये चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो सीएसआर है, चाहे वो मीडिया है, आपसे रूबरू होना, चाहे वो एक स्पेशलिस्ट मेडिकल एडवाइजरीज जो हैं समय समय पर इशू करना है, तो ये 4 एक सब उप समितियाँ बनाई गई हैं और ये बड़ी अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम कर रही हैं और इनका हमें फ़ायदा भी मिला है।
लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हम अब सोचना शुरू कर दिया है कि हमने कैपेसिटीज़ कहाँ बिल्ड करनी है, कैसे बिल्ड करनी है, कहाँ पर केंद्र सरकार से हमें ऑक्सीजन प्लांट्स का सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करके ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने हैं, ताकि हम लोग अगर ये थर्ड वेव आती है और इसी स्पीड से रहती है तो हम लोग कम से कम उसमें सक्षम हों कि हमारे प्रबंध जो हैं वो सुचारू थे और दुरुस्त थे। सप्लाई चेन की बात करें तो जैसे केंद्र से या बाहरी देशों से कुछ सामान आना है, मेडिकल इक्विपमेंट आने हैं, या और भी कोई किस तरह की दवाई है, रेमडेसिविर या ऑक्सीजन की ही बात करें, तो क्या आज प्रदेश सक्षम है जिस तरह से पेशेंट हमारे उसके लिए तैयारी है क्या हमारी? देखिए, आज की स्थिति देखें तो हम वी आर मैनेजिंग, लेकिन अगर इसी गति से बढ़ती रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इसीलिए 2-3 इश्यूज हमने फ्लैग किए हुए हैं। भारत सरकार से हमें सपोर्ट भी मिला है, उसमें ऐसी बात नहीं है। रेमडेसिविर की हमारे पास एलोकेशंस आ गई हैं, पर्याप्त हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ बट आपको ये भी मालूम है कि रेमडेसिविर इज़ नॉट जो एक मेडिसिन जो हर व्यक्ति को देनी है, बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अंडर स्पेशलिस्ट गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर ही ये दी जानी है, और उस हिसाब से हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में ये अवेलेबल है। दूसरा है, जहाँ आपने कहा ऑक्सीजन प्रोडक्शन आज की डेट में पर्याप्त है, लेकिन ऑक्सीजन स्टोरेज डिवाइसेस की हमारे पास थोड़ी सी किल्लत है। ऑक्सीजन स्टोरेज डिवाइसेस हम कहते हैं जो सिलेंडर्स हमारे डी टाइप बी टाइप होते हैं, उनकी थोड़ी सी हमारी किल्लत है। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांड जो है 5000 डी टाइप और 3000 बी टाइप सिलेंडर्स की भारत सरकार को फ्लैग कर रखी है। ऑलरेडी हमें कुछ सपोर्ट मिला है, बोथ डी टाइप एंड बी टाइप जो फॉरेन एड में आए थे तो हमें भी एलोकेट किए गए हैं, जिन्हें हमने तुरंत आवश्यकता अनुसार उन्हें आगे अलॉट कर दिया है। इसके अलावा हमें कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स भी मिले हैं और वो भी हमने इमीडिएटली आगे प्रबंध कर दिया है। और हम केंद्र सरकार के साथ कंटिन्यूअस लाइजन में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ये शॉर्टेज है इसको हम पूरा कर सकें, ताकि किसी प्रकार की किसी पेशेंट को कमी ना रहे। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।